Hello to everyone. So once again I am back with ethics lecture and from this lecture onwards particularly जब हम बात करेंगे एथिक्स सीरीज़ की, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम सी सेट की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज़ वाई जब हम बात करेंगे एथिक्स सीरीज़ की तो फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू कवर द सेक्शन ऑफ एथिक्स विच वी हैड लेफ्ट. तो जो भी हमारा सेगमेंट रह गया एथिक्स का उसको हम आने वाले 4-5 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे. और वो सेगमेंट था टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो इन दोनों टॉपिक को हम एक ही साथ एज्यूम करके और जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा, चाहे वो मॉरल थिंकर हो, चाहे फिलोसफर हो, चाहे कोई भी फिलोसफी हो, उन सबको एक एक करके कवर कर लेंगे. एंड इसी सीरीज़ के अंदर जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म. हो सकता है आप लोगों के मन में डाउट आए और क्वेरी जनरेट हो कि एथिक्स की सीरीज़ में हम रिलीजियस फिलॉसफी क्यों डिस्कस करने वाले हैं. तो इसका आंसर है, तो जब हम किसी भी रिलीजियस फिलॉसफी को देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो हमारे प्रोपेगेटर्स होते हैं या फिर जो फाउंडर्स होते हैं उन रिलीजियस फिलॉसफीज़ के, तो उनको हम एक तरीके से मॉरल थिंकर एंड फिलोसफर की तरीके से ट्रीट करते हैं. चाहे वो जैनिज़्म में वर्धमान महावीर हों, पार्श्वनाथ हों, बुद्धिज़्म में बुद्धा हों, या फिर वेदांता में शंकर हों. तो यानी कि जितनी भी हम ऐसी फ़िलॉसफीज़ करेंगे तो उनका हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो यही होगा कि हम इन सबको एक तरीके से मॉरल थिंकर और फिलोसफर ट्रीट करेंगे. बिकॉज इनकी फ़िलॉसफीज़ के अंदर जो इन्होंने प्रोपेगेट की है ना, उसके अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स वो बहुत इमेंस है. अपने आप में एथिकल कंडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं इस टाइप की फ़िलॉसफीज़. सो दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग दीज फ़िलॉसफीज़ हेयर. तो जब हम बात करेंगे जैनिज़्म की, हमें जो इसमें अपने एथिक्स के पेपर के रिस्पेक्ट में जो मेन चीज़ें ध्यान में रखनी वो है अनेकांतवाद, शातवाद और पंचमहाव्रत क्या होते हैं. तो इन तीनों चीज़ों के बारे में समझने के लिए हम एक एनालॉजी देख लेते हैं जिससे हम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि जैनिज़्म की जो फाउंडेशन है या फिर क्या फ़िलॉसफी है उसका इसेंस क्या है, यानी कि कहना क्या चाहता है जैनिज़्म. एंड इस एनालॉजी के अंदर है कि इसमें ना कुछ ब्लाइंड्स को, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको पर्सन, ये सभी ब्लाइंड है. इन सब ब्लाइंड्स को एक एलिफेंट के पास ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर उन सभी ब्लाइंड से कहा जाता है कि आप ये बताइए कि आप किस चीज़ के पास खड़े हो. तो ये सारे के सारे ब्लाइंड ऑब्वियसली क्या करेंगे, ये सब के सब जो इनके पास चीज़ होती है मौजूद उसको टच करके देखते हैं कि उस किसके पास खड़े. तो ऐसा ही होता है, एक ब्लाइंड जो टेल के पास खड़ा होता है बोलता है इट्स अ रो, ये एक रस्सी है. जो स्टमक के पास होता है वो बोलता है इट्स अ वॉल, ये एक दीवार है. और जो लेग के पास होता है वो ठीक इसी तरीके से बोलता है इट्स अ ट्री. जो ट्रंक के पास होता है वो बोलता है इट्स अ स्नेक. और जो दांतों के पास होता है वो बोलता है इट्स अ स्फीयर. और जो कान के पास होता है, जो ईयर्स के पास होता है वो बोलता है इट्स अ फैन. तो यानी कि हर एक ब्लाइंड अपने अपने हिसाब से अपनी लिमिट, जितनी उसकी नॉलेज की लिमिट है, जितना वो एनालाइज कर सकता है उस हिसाब से उस एलिफेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जैनिज़्म इस एनालॉजी की बेसिस पे ये समझाना चाहता है, या फिर जैनिज़्म को हम इस एनालॉजी की बेसिस पे इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जो रियलिटी है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं. यानी कि जिस तरीके से इस एलिफेंट की रियलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और हर एक ब्लाइंड ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसको एनालाइज किया. वो अपने हिसाब से जितना उनकी नॉलेज की लिमिट थी उसके हिसाब से तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन असलियत में कंप्लीट नॉलेज तो नहीं दे पा रहे हैं ना वो. एग्जैक्टली क्या है, वो एलिफेंट है, लेकिन उनकी जितनी भी नॉलेज की लिमिट है उसके बेसिस पे उनको जो वो समझ पा रहे हैं वो वही बता पा रहे हैं. तो जैनिज़्म यही बात कहता है कि संसार के अंदर रियलिटी जो है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जिसको जो समझ में आता है वो वही बता देता है. उनमें से कोई भी गलत नहीं होता. रादर रियलिटी के इतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको जो समझ आता है वो उस हिसाब से उसको एनालाइज करता है और उस तरीके से उसको परसीव करता है. तो यानी कि मैनीनेस ऑफ रियलिटी. तो मैनीनेस ऑफ रियलिटी को ही यहाँ पर अनेकांतवाद कहा गया है. तो अनेकांतवाद में अनेक क्या है आप समझ सकते हो, मैनीनेस. तो यहाँ पर अनेकांतवाद है मैनीनेस ऑफ रियलिटी कि यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर दो लोग उसको देख रहे हैं तो हो सकता है दोनों कुछ अलग अलग तरीके से उसको देखें. हो सकता है किसी को करेला बहुत अच्छा लगता हो और हो सकता है किसी को बहुत बेकार लगता हो. तो यानी कि है एक ही चीज़, लेकिन दोनों दो दो अलग अलग नज़रिए से उसको देख रहे हैं. तो यानी कि एक ही चीज़ की बहुत, यानी कि रियलिटी जो है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं और दोनों अपनी जगह सही हैं. हम ऐसा नहीं कह सकते कि गलत कह रहे हैं. अब उनका नज़रिया इस तरीके से था, उन्होंने उस तरीके से परसीव किया करेले को. तो रियलिटी जो है वो मैनीनेस है, यानी कि रियलिटी के बहुत सारे पहलू हैं. और
यहाँ पर जितने भी सारे ब्लाइंड मैन हैं इनको इग्नोरेंट सोल कहा जाता है जैनिज़्म के अंदर, यानी कि सब के सब जो हैं वो इग्नोरेंट सोल हैं। और जिसको भी इस पूरे एलिफेंट के बारे में राइट नॉलेज होगी, जो देख पाता है, जो ब्लाइंड नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, तीर्थांकर। तो यानी कि जैनिज़्म में जो भी तीर्थांकर हैं उन सबके पास राइट नॉलेज है, यानी कि वो कंप्लीट रियलिटी को देख सकते हैं। और जितने भी इग्नोरेंट सोल हैं उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं, अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तो अगर वो कोई भी स्टेटमेंट कहेंगे या फिर जो उनकी नॉलेज होगी वो हमेशा कैसी होगी, रिलेटिव होगी, एब्सोल्यूट नहीं होगी, यानी कि लिमिटेड नॉलेज होगी, रिलेटिव होगी। और इसी रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज को कहा जाता है शातवाद। तो यानी कि हमने दो कॉन्सेप्ट समझे जैनिज्म के, अनेकांतवाद, मैनीनेस ऑफ रियलिटी, शातवाद जो होगी रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, यानी कि रिलेटिव नॉलेज होती है इग्नोरेंट सोल के पास, और जो तीर्थांकर होते हैं उनके पास कंप्लीट नॉलेज होती है। और इसी कंप्लीट नॉलेज को अटेन करने के लिए जैनिज्म में एक तरीका बताया गया जिसको थ्री ज्वेल्स कहते हैं, थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म। और उन थ्री रत्नों के अंदर आते हैं हमारे पंच महाव्रत, जिनको फॉलो करना पड़ता है। अब इन पंच महाव्रत के अंदर जैसे अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, ब्रह्मचर्यम, अपारिग्रह। अब यहाँ पर हम एक ही चीज़ को अगर डिस्कस करें, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, हमें जितना हमें रिक्वायर्ड एथिक्स के पेपर के लिए उतना ही डिस्कस करेंगे। तो एक बारी बस अहिंसा को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एक्सट्रीमिटीज़ को फॉलो करते हैं पंच महाव्रत के अंदर। अहिंसा की जब बात करेंगे, नॉन वायलेंस की बात करेंगे, तो नॉन वायलेंस को फॉलो करने के लिए अगर आप देखो कि कुछ जैनाज जो होते हैं वो अपने मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं, और वो कपड़े बांधने का मुंह पे पर्पज़ ये होता है कि जो हवा के अंदर, एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे सांस के ज़रिए या हवा के ज़रिए मुंह में ना जाए और उनकी उस वजह से डेथ ना हो जाए। तो इस वजह से वो मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं ताकि नॉन वायलेंस को फॉलो कर पाएँ। एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते बिकॉज अगर वो हल चलाएंगे तो जो ज़मीन के अंदर अर्थवॉर्म्स जैसे और भी इंसेक्ट्स हैं उन सब की डेथ ना हो जाए। तो इस वजह से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं किया जाता जैनिज़्म में, अगर पंच महाव्रत को फॉलो किया जाता है तो इस तरीके से अहिंसा को, यानी कि और सभी चीज़ों को एक्सट्रीमिटीज़ के मतलब एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो किया जाता है। तो यही पंच महाव्रत है। तो हमें इसके बारे में, जैनिज़्म के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब इसके बारे में हम ये देख लेते हैं कि हमें लर्निंग क्या देता है। लर्निंग की जब बात की जाएगी तो हमारी जो लर्निंग आएगी जैनिज़्म से, जो महावीरा ने प्रोपेगेट की, उससे हमारी लर्निंग क्या आई। एक तो हमें ये टॉलरेंस सिखाएगा। टॉलरेंस कैसे सिखाएगा, जब आपको ये पता होगा कि सारी की सारी जो भी लोग हैं उन सबकी नॉलेज क्या है, रिलेटिव, यानी कि इसका मतलब मेरी नॉलेज भी रिलेटिव होगी। तो मैं किसी को भी ये नहीं कह पाऊँगा कि हाँ यार वो कम्प्लीटली गलत कह रहा है या फिर कम्प्लीटली गलत बोल रहा है। और जब आपके अंदर ये सेंस आएगा कि सामने वाला कम्प्लीटली गलत नहीं या फिर गलत नहीं बोल रहा है, रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज वाला भाव आएगा, तो आप एक्सेप्ट करोगे सामने के डाइसेंटिंग व्यूज़ को भी, जो आपको ठीक ना लग रहे हैं उसको भी आप सही मानोगे। सही नहीं मतलब एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो करोगे, लड़ाई तो नहीं करोगे, डाइसेंट तो नहीं करोगे कि हाँ तू गलत है या फिर आप गलत हो। टॉलरेंस के अलावा ये हमें सिखाते हैं नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस अभी हमने देखा अहिंसा को कैसे फॉलो कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे। इसके बाद ये हमें एथिकल कंडक्ट सिखाते हैं कि हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए या फिर स्टीलिंग भी नहीं करनी चाहिए। स्टीलिंग के लिए मना करते हैं, अभी हमने देखा ना अस्तेम। अस्तेम का मतलब यहाँ पर यही है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। सत्यम का मतलब कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके से ये एथिकल प्रिंसिपल्स को सोसाइटी के अंदर या फिर हम लोगों को सिखाते हैं। किसी भी इंसान को जैनिज़्म से ये चीज़ें आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी इस चीज़ को प्रोपेगेट करती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बुद्धिज़्म। तो जब बात करेंगे बुद्धिज़्म की, बुद्धिज़्म के अंदर जो हमें समझना है वो है प्रातीत्य समूहपद, क्षणिकवाद और अनित्यवाद। प्रातीत्य समूहपद है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, क्षणिकवाद है थ्योरी ऑफ मोमेंटेरिनेस, एंड अनित्यवाद इम्परमानेंस। थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस एंड इम्परमानेंस। तो ये तीन चीज़ें हमें समझनी, यही फाउंडेशन है। वैसे तो फाउंडेशन प्रातीत्य समुत्पत्ति है, लेकिन इन तीनों को कंक्लूड करें तो इन्हीं के बेसिस पे पूरी की पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी टिकी हुई है। इनसे सारी फिर कॉरिलरीज निकलती हैं। तो प्रातीत्य समुत्पत्ति और क्षणिकवाद और अनित्यवाद को समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि फोर नोबल ट्रुथ्स क्या हैं। उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे पहुँचेंगे। फोर नोबल ट्रुथ्स महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जीवन के चार सच हैं जो हमेशा सत्य है। ये चार सत्य क्या है, सबसे पहला है कि संसार दुखों से भरा हुआ है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। फिर ये कहते हैं देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, इनका एक कॉज है इन सफरिंग्स का। और सिसेशन ऑफ सफरिंग पॉसिबल, यानी कि कॉज है और इन सफरिंग से निदान पाया जा सकता है। एंड किस
तरीके से पाया जा सकता है वो है 8 फोल्ड पाथ, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, ये है 8 फोल्ड पाथ जिसके थ्रू सफरिंग से छुटकारा पाया जा सकता है, यानी कि केवल्य निर्वाण। केवल्य होता है जैनिज्म में, यहाँ पे होता है निर्वाण। निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो इन 4 नोबल ट्रूथ्स के बाद हम देख लेते हैं प्रातिथ्य समुत्पत्त। सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे कहना चाहते हैं प्रातिथ्य समुत्पत्त में कि हर चीज़, जो भी इवेंट या जो भी इफेक्ट आपको दिखाई देता है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, यानी कि कॉज है तो इफेक्ट होगा, यानी कि इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट है अपने कॉज पे। अगर कॉज ही नहीं होगा तो इफेक्ट भी नहीं होगा। तो यानी कि कॉज के ऊपर डिपेंडेंट है इफेक्ट, यही प्रातिथ्य समुत्पत्त है। यानी कि इस संसार के अंदर जो भी चीज़, जो भी इफेक्ट, जो भी इवेंट हमें दिखाई देता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, यानी कि किसी ना किसी कारण की वजह से वो है। यही है प्रातिथ्य समुत्पत्त। और इसकी वजह से अगर आप इसकी कॉरलरी निकालोगे तो हमें दिखाई देगा थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, यानी कि अगर कॉज ख़त्म तो वो उस चीज़ का इफेक्ट भी ख़त्म। तो यानी कि हर चीज़, अगर कॉज गया तो वो चीज़ भी गई। तो हर चीज़ मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए है। तो थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, जिसको क्षणिकवाद, एक क्षण के लिए है। और अगर कोई चीज़ मोमेंटरीनेस है यानी कि किसी क्षण के लिए है तो वो इम्परमानेंट होगी होगी। तो दिस इज़ इम्परमानेंस। इसको और अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक रिवर अगर बह रही है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो परमानेंट हैं, तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए इनका फोकस यही रहता है कि इस संसार के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है। बुद्धिज़्म का फोकस यही है, जो मेन फिलॉसफी है वो यही है, संसार के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है। सारी की सारी चीज़ें क्या है, सेसेंटली, इनसेसेंटली चेंज होती हुई जा रही हैं, बिना रुके हुए चेंज होती हुई जा रही हैं। जो हमें रुकी हुई स्थिर दिखाई भी देती है ना, वो भी स्थिर नहीं होती। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एनालॉजी है कि क्या आप एक ही नदी में 2 बार नहा सकते हो? ये इंसान क्या इस नदी में 2 बार नहा सकता है? तो कोई भी इंसान कहेगा बिल्कुल नहा सकता है, लेकिन बुद्धिज़्म कहता है बिल्कुल नहीं नहा सकते। बिकॉज जब आप नहाते हो, सपोज आप इस नदी के अंदर यहाँ पर नहाए, तो जब यहाँ पर नहाए और वहाँ वापस निकल गए बाहर, तो जो यहाँ पे रिवर के पार्टिकल्स थे ना, वो आगे बह गए ना। अब जैसी रिवर के पार्टिकल्स आगे बह गए, अब वापस भी इसी जगह पर नहाओगे ना, तब भी आप सेम नदी में नहीं नहा सकते। बिकॉज अब कुछ नए पार्टिकल्स, रिवर के वाटर के पार्टिकल्स आए होंगे, उसमें आप नहा रहे होंगे। वो जो पहले पार्टिकल्स थे वो आगे फ्लो कर चुके हैं, यानी कि जो आपको लग रहा है ना कि परमानेंट है, नदी परमानेंट है, नदी भी परमानेंट नहीं है। यानी कि कोई भी एक्टिविटी संसार के अंदर रिपीट नहीं हो सकती, यानी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। सारी की सारी चीज़ें इनसेसेंटली, बिना रुके हुए चलती हुई जा रही हैं, यानी कि इम्परमानेंस है हर जगह। तो ये बुद्धिज़्म की बेसिक फिलॉसफी है। और 4 नोबल ट्रूथ्स आपने समझ ली। और अष्टांगिक मार्ग क्या है, निर्वाण के लिए, लिबरेशन के लिए। तो इतना ही हमें बुद्धिज़्म की फिलॉसफी में, एथिक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इससे हमें लर्निंग क्या मिली। तो सबसे पहली लर्निंग मिडिल पाथ। जब हम बात करते हैं ना कि एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तो हमें बुद्धिज़्म से ही मिला है। दूसरा, ये हमें मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी से डिटैच करता है, यानी कि मटीरियलिज्म से दूर करता है। और ये किस वजह से, जब हम बात करेंगे ना कि इम्परमानेंस, यानी कि अगर हर चीज़ ही इम्परमानेंट है, अनित्य है, तो इससे क्या होगा कि इंसान जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कम करेगा। बिकॉज उसको ये रियलाइज़ होगा कि यार सारी चीज़ें इम्परमानेंट है, तो इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा। और इससे क्या होगा, करप्शन कम होगा। तो ये एक तरीके से एथिकल कंडक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं वो कम हो। तो ये हमें बुद्धिज़्म से मिला है, जैसे कि जैनिज़्म में भी इसकी लर्निंग की बात की गई। और हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से जो लर्निंग मिलती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो जब हम बात करेंगे ना कि कोई भी इफ़ेक्ट डिपेंडेंट होता है अपने कॉज के ऊपर, तो यानी कि जब भी हमें इफ़ेक्ट को ख़त्म करना होगा तो हमें कॉज ख़त्म करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप इफ़ेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते तब तक, जब तक आप कॉज को ख़त्म नहीं करोगे। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है, ठीक है, तो हम इसको तब तक नहीं ख़त्म कर सकते जब तक हम ये पता ना कर लें कि इसका कॉज क्या है। हम पॉवर्टी तब तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि यार इसका कॉज क्या है, ये पॉवर्टी जन्म ले क्यों रही है।
हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तब तक नहीं ख़त्म कर सकते जब तक हम इसका कॉज ना ख़त्म कर दें। तो यानी कि अगर इसको और एलाबोरेटली देखें, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी को ही, आप पॉवर्टी को ख़त्म इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप पैसे दो गरीबों को, इस तरीके से आप पॉवर्टी नहीं ख़त्म कर सकते, बिकॉज ये इफ़ेक्ट है। इसका कॉज क्या है, आप इसके कॉज को ख़त्म करो। कॉज क्या है इसका? अनएम्प्लॉयमेंट। आप अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करो, आप अनस्किल्ड जो पर्सन है उनको स्किल्ड करो। ये इस पॉवर्टी का कारण, अगर आप इनको टारगेट करोगे, कॉज को टारगेट करोगे, तो पॉवर्टी डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। यानी कि बुद्धिज़्म जो है हमें इस तरीके से एथिकल प्रिंसिपल्स सिखाता है, जो हमारे एथिक्स के पेपर के लिए या फिर एस्से के पेपर के लिए, अगर हम इसको जहाँ पे भी हमें नेसेसरी होगा वहाँ इनको, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी को और जैनिज़्म की फ़िलॉसफी को इंक्लूड करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। सो टेक केयर, बाय बाय, and see you soon in the next lecture with respect to our segment of lessons from moral thinkers, philosophers and ye reformers, etc. Take care, bye bye.